हेलो बच्चों, स्वागत आपका आपके अपने चैनल देश दीपक इजी क्लास में। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के लेसन 1 जो कि वास्तविक संख्याओं पर आधारित है या रियल नंबर पर आधारित है। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड के परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है। उस बदलाव के अनुरूप अब प्रत्येक प्रश्न पत्र में 20 अंकों के एमसीक्यू क्वेश्चन या मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से उनको हल करना है। अगर आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेते हैं तो आपको वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो भी डाउट है वह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आगे मिलती रहे। यहां पर देखिए, वास्तविक संख्याओं में अब किन बातों को हमको याद रखना है, किन बातों को हमको जानना है। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनके संबंध में आपकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात यहां पर होनी चाहिए कि यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेयिका है वह प्रमेयिका आपको आनी चाहिए, और यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम जो है वह आपको आना चाहिए, और उसकी सहायता से कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। फिर इसके बाद आती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। उस अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है कि किसी भाज्य संख्या को हम किस प्रकार से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और यह गुणनफल अद्वितीय होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखना है कि हम रियल नंबर पर या वास्तविक संख्याओं पर हम कुछ और गणितीय प्रक्रियाएं किस प्रकार से करते हैं, उनके संबंध में इस अध्याय में पूरी तरह से अध्ययन करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में कह रहा है कि 144 के या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है। तो तुरंत ही आपने क्या करना है, यहां पर 144 का अभाज्य गुणनखंड आपने कर लेना है। 144 देखिए, 144 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। तो अब कह रहा है कि 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात यहां पर क्या होगी, 4 होगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2 अंकों का एलसीएम 1200 है। तो यहां पर एलसीएम इज इक्वल टू यहां पर दिया है 1200। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो यहां पर एचसीएफ के बारे में पूछ रहा है कि एचसीएफ इसमें से क्या हो सकता है। तो आपको तुरंत याद रखना है, प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का एक गुणनखंड होता है या एक फैक्टर होता है। अब यहां पर देखिए 1200 में किन से भाग जा सकती है, किन से भाग नहीं जा सकती है। तो यहां पर 600 से हो जाएगा, 400 से हो जाएगा, 200 से हो जाएगा, लेकिन यहां पर 500 से नहीं हो पाएगा। तो यहां पर इन संख्याओं का एचसीएफ 500 नहीं हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि n इज इक्वल टू यह 2 रेज़ टू पावर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू 7। यदि n बराबर इतना हो तो n में शून्यों की संख्या कितनी होगी, और n यहां पर एक नेचुरल नंबर है या एक प्राकृतिक संख्या है। तो अब यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू, अब यहां पर यह 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू, अब यहां पर हो गया 5, इसका हमने ब्रेक कर दिया, इंटू, अब यह हो गया 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 7। अब इसको एक साथ लिखेंगे, ये हो गया 2 इंटू 5 और रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 7। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 10, और 10 के घात 3 हो गया, गुणे 5 गुणे 3 के घाते 4 गुणे 7। अब यहां से पता चल रहा है, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 3, यहां पर देखिए 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। तो यहां पर अब इस संख्या में शून्यों की या n में शून्यों की संख्या कितनी होगी, यहां पर
यह विकल्प 3 सही होगा, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, और सभी संख्याएं होंगी लेकिन शून्य यहाँ पर 3 होंगे। फिर देखिए 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर करा है कि अब इसमें जो प्राइम फैक्टर हमको मिल रहे हैं या अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं उनकी घातों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 196 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। यहां पर 2 से भाग दे दीजिए, ये हो गया 2 9 18, फिर ये हो गया 2 8 16, फिर यहां पर 2 हो गया, ये हो गया 49, फिर अब किससे भाग जाएगा? 7 से, 7 7 49, फिर ये क्या हो गया? 7 1 कम 7। तो अब यहां पर देखिए 196 इज इक्वल टू 196 किसके बराबर हो गया? यह बराबर हो गया 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर 2। तो अब ये प्राइम फैक्टर हमको 2 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, तो 2 और 7 इसकी घात कितनी है? अब यहां पर घातें देख लीजिए, घात यह बराबर हो गया 2 + 2 और यह कितने के बराबर हो गया? 4 के बराबर हो गया। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो गया? यहां पर सी विकल्प सही हो गया। अगले एमसीक्यू क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमेय संख्या 23/2 इंटू 5 दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगी। तो अब यहां पर देखिए यह परिमेय संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P/Q के रूप में। अब यहां पर जो Q है, Q अगर यह है 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के रूप का है। अब जो इसमें बड़ा होगा, जैसे इफ यदि m इज ग्रेटर देन n, यदि m का मान जो है वह n से अधिक होगा, तो इसका मतलब 2 की घात का मान अगर ज्यादा होगा तो उतने स्थान बाद टर्मिनेट होगी। यदि n का मान यहां पर ज्यादा होता, जैसे यहां पर पावर ज्यादा होता, तो उतने स्थानों बाद टर्मिनेट होती। तो यहां पर 2 की घात 2 है, तो अब यहां पर देखिए 5 की घात 1 है, तो यहां पर m इज ग्रेटर देन n है। इसका मतलब यह हुआ कि यह दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगी? दशमलव के 2 स्थानों के बाद शांत होगी, इसलिए यहां पर इसका विकल्प डी सही होगा। फिर देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि एलसीएम ए 18 इज इक्वल टू 36, फिर HCF A18 इज इक्वल टू 2, तो A का मान कितने के बराबर है? तो अब ये जानते हैं, देखिए बेटा A इंटू बी इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। अब यहां पर A का मान नहीं दिया लेकिन B यहां पर दिया गया है। देखिए अब यहां पर A के स्थान पर A रखेंगे, B के स्थान पर 18 रखेंगे, इक्वल टू HCF यहां पर 2 है और LCM यहां पर 36 है। तो अब ये देखिए, अब यहां पर A इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 18। अब यहां पर 18 दूना 36 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो पूछ रहा है कि A का मान क्या होगा? तो A का मान यहां पर कितने के बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। फिर देखिए अगले प्रश्न में क्या कर रहा है कि HCF 26 169, तो HCF यहां पर HCF 26 169 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखिए A बराबर क्या हो गया? 26 हो गया, B इज इक्वल टू 169 हो गया। अब हमसे LCM पूछ रहा है कि LCM कितने के बराबर होगा? LCM क्या होगा? तो A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो अब यहां से रख दीजिए मान, यहां पर हो गया 26 इंटू 169 इज इक्वल टू HCF यहां पर दिया गया है 13 इंटू LCM यहां पर
नहीं दिया गया है। तो अब एलसीएम हमने निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू हो गया 26 इंटू 169 डिवाइडेड बाई 13। तो यहाँ पर 13 दूना 26 हो गया और 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया 2 नवा 18 8, फिर 2 छक्का 12 1 13, 1 2 1 कम 2 1 3, यह 338 के बराबर। तो आपने पहले इसको हल करना है, तब जाकर के आप लगा पाएंगे। डायरेक्ट आप अगर ट्राई एंड एरर मेथड करेंगे तो आपके उत्तर गलत हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि a इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 एंड b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर c इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n इंटू 5। फिर यहां पर अब दिया गया है एलसीएम ए बी एंड सी। एलसीएम ए बी सी इज इक्वल टू यहां पर 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5। तो पूछ रहा है यहां पर n इज इक्वल टू व्हाट। तो अब आप जानते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए हमने जो भी संख्या दी है या जो भी इस तरह के पद दिए गए हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया तो जो भी उभयनिष्ठ हमको अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर, उनकी उच्चतम घात वाले पदों को लेकर के आपस में गुणा किया जाता है। तो अब देखिए यहां पर अब दिया हुआ है 2 रेज टू पावर 3, तो यहां पर 2 रेज टू पावर 3 हो गया यहां से। फिर 3 रेज टू पावर 2, अब यहां पर केवल 1 पावर है यहां पर। अब इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू यहां पर यह 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अब हमको मिल गया n इज इक्वल टू 2। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 95 और 152, तो 95 152 का हमने क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है कि इसका HCF कितने के बराबर होगा। अब यहां पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आप जो पहले के मेथड पढ़े हुए हैं उसको भी लगा सकते हैं, और या तो जो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम है उसको लगा सकते हैं। यहां पर पुरानी प्रक्रिया का इस्तेमाल देखिए कैसे करते हैं। यहां पर 152 दिया गया है, 152 और 95 से आपने भाग दे दिया, यहां पर एक बार गया 95। अब यहां पर हो गया 12, 12 में से 5 गया 7, यहां पर हो गया 4 और ये हो गया 14, 14 में से 9 गया 5। ठीक, अब देखिए बाबू यहां पर अब 95 में भाग करेंगे 57 से, यह एक बार गया, यहां पर हो गया 57 और ये हो गया 15 और 15 में से 7 गया 8, यहां पर हो गया 8, 8 में से 5 गया 3। फिर यहां पर 57 हो गया, अब यह एक बार गया, ये हो गया 38, यहां पर अब 17, 17 में से 8 गया 9 की और यहां पर हो गया 19। ठीक, अब यहां पर 38 हो गया, अब भाग दीजिए 19 दूना 38, ये हो गया 38, रिमाइंडर हमको 0 मिल गया। तो अंतिम जो यहां पर हमने संख्या प्राप्त किया वो 19 था, इसलिए यहां पर इसका HCF कितने के बराबर हो गया? यहां पर HCF 95 152 इज इक्वल टू 19 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग किसके लिए किया जाता है? धनात्मक पूर्णांकों के लिए। तो यहाँ पर विकल्प हमारा ए सही होगा, इसके अलावा जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सही नहीं है, यह धनात्मक पूर्णांकों के लिए सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहां पर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी है। यह पाइथागोरस प्रमेय है, थेल्स की प्रमेय है,
यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है या अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है? तो यहाँ पर यह यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि HCF कितने का, 65 और 117 का, इसको हम 65m माइनस 117 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यम का मान कितने के बराबर होगा? तो HCF 65 117 ये दिया गया है। पहले HCF 65 117 इज इक्वल टू 65m माइनस 117 117। तो सबसे पहले HCF निकाला जाए। यहां पर 117, इसमें 65 से आपने भाग दीजिए, 65 एक कम 65, यहाँ पर हो गया 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पर हो गया 11, 11 में से 6 गया 5, 52 हो गया। फिर 65 में अब भाग दे दीजिए, यहाँ पर अब 52 एक कम 52, यहाँ पर यह 3 हो गया, 1 हो गया। फिर अब भाग दीजिए, यहाँ पर यह हो गया 52 और 13 चौक 52, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब HCF हमको कितना मिल गया? HCF हमको 13 मिल गया। तो HCF 65 117 इज इक्वल टू 13 हो गया। तो कह रहा है कि अब यह HCF किसके रूप में है? 65m माइनस 117 के रूप में है। तो 13 बराबर हो गया 65m माइनस 117 के। पक्षांतर कर दीजिए, 13 प्लस 117 यह बराबर हो गया 65m के, या 130 बराबर 65m के, या m बराबर हो गया 130 बटे 65, और यह बराबर कितना हो गया? 2 के बराबर हो गया। तो यम का मान कितने के बराबर मिल गया हमको? यम का मान यहाँ पर हमको 2 के बराबर मिल गया। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस इसके आगे लिखा हुआ है 15। तो कह रहा है कि ये संख्या कैसी संख्या होगी? ये कंपोजिट नंबर होगा कि प्राइम नंबर होगा? नाइदर कंपोजिट नाइदर प्राइम होगा। भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, न तो भाज्य होगी न ही अभाज्य होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्या इसमें होगा? अब यहां पर देखिए, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू, यहां पर कॉमन ले लिया, यहां पर भी 15, देखिए यहां पर भी 15 है। अब इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस, अब यहां पर 15 कॉमन ले चुके हैं, तो यहां पर ये हो गया 1। अब यहां पर देखिए, एक गुणनखंड इसका ये हो गया और दूसरा गुणनखंड यहां पर ये हो गया। तो अगर कोई नंबर इस तरह का है कि उसको 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में या फैक्टर्स के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो वो नंबर कैसा होता है? कंपोजिट नंबर। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज देयर फैक्टर और प्राइम फैक्टर। तो यहां पर अब यह कैसी संख्या हो जाएगी? यह एक भाज्य संख्या हो जाएगी। इसलिए विकल्प यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प यहां पर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, 14 में कि HCF AB is equal to 19 and LCM AB is equal to, यह कितने के बराबर है? 152 के बराबर है। फिर यहां पर दिया गया है A is equal to 38। तो अब आपने जो फार्मूला है कि A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये हो गया। अब यहां पर रख दीजिए 38 इंटू बी इज इक्वल टू HCF है 19 इंटू LCM है 152 के। दिस इंप्लाइज दैट B इज इक्वल टू, ये हो गया 19 इंटू 152 डिवाइडेड बाई 38 के। अब यहाँ पर हो गया 19 एकम 19, और यहाँ पर हो गया 19 दूना 38। अब फिर ये हो गया 2 सत्ते 14 और
2 छक 12, यहाँ पर आ गया 76। तो 76 दिया हुआ है, तो b इज इक्वल टू यहाँ पर 76 आ गया, यहाँ पर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या, तो यहां पर देखिए यह जो है यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां पर यह भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। यहां पर यह भी इरेशनल नंबर है। अब इसको देखा जाए, यहां पर यह है 5 प्लस और √9 इज इक्वल टू हो गया 3, तो √9 अब ये बराबर हो गया 8। तो यहां पर अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है? 5 प्लस √9, यही अपरिमेय संख्या नहीं है।